हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2। जैसे सेट नंबर 1 में हम बहुत चीज़ें करा दिए हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं, वीडियो अपलोड करा दिए हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2। ये क्लास 10 का कक्षा 10 है और विषय कौन सी है, गणित है। इनके विषय में कुछ जो है इंट्रोडक्शन यहाँ दे रखा है, निर्देश, कुछ निर्देश ऐसे ही आपके एग्जाम में रहेगा। मॉडल सेट नंबर 2 है। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 2 में जो है पहला क्वेश्चन आपका है 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। 140 को अगर हम इस तरह का तोड़ें, ठीक है, आपके समय बचाने के लिए ये हम लिख रखे हैं, 2, 3, 5 और 7 आएगा, तो ये बी नंबर हमारा होगा आंसर। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल क्या हो, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है ए और दूसरी संख्या क्या है बी। ठीक है, तो ये ए इंटू बी, सी नंबर आंसर होगा। 4500 और 160 का एचसीएफ हम बताए थे, इन दोनों में जो कॉमन निकल के आएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो यहाँ देखिए हम निकाल के आपको बताएं कि 45 और 160 में कॉमन आ रहा है 5, तो 5 हो गया हमारा एचसीएफ। यानी तो आप भाग विधि द्वारा इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। 45 से भाग दीजिए 60 में, शेषफल आएगा, फिर 45 को यहाँ भाजक बनाइए, फिर इससे भाग दीजिए, तो अंतिम में जो भाज्य आपका बच के आएगा, है ना, भाज्य बोलते हैं, भाजक जो आएगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। दूसरे बात में यहाँ कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ये भी, है ना, दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। अब बताइए, आपको एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ जो रहता है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, यहाँ जो रहता है उसको भाजक बोलते हैं, ये भागफल हो गया, और यहाँ नीचे जो होता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो ए बराबर क्या हो गया, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, यानी कि बी नंबर हो गया हमारा फाइनली आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गौर कीजिए थोड़ा सा। ये कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि x² माइनस 9x प्लस ये, है ना, इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है, इनका जो भी शून्य का आएगा उसका गुणनफल कितना है, तो 8 है। बात समझे। तो कह रहा है इनके शून्य क्या होंगे, इनका शून्य निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ जो 8 है, ये है, इस ये का मान पता कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है सी बटे ये, क्या होता है, सी बटे ये। सी का मान क्या है, इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी के साथ। तो सी यहाँ देखिए सी है, तो यहाँ a है, सी का मान क्या है, a है, और a का मान क्या है, तो x² के आगे में जो है वो a, यानी कि a का मान निकल के आ गया 8। तो हमारा कंप्लीट समीकरण यहाँ बन के क्या आता है, कंप्लीट समीकरण 8 यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो 8 को अगर हम तोड़ेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x² माइनस 8x, ठीक है, माइनस x प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस 8 आएगा, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू क्या आएगा, 0। बात समझे। अब यहाँ से x माइनस 8 इक्वल टू एक बार 0 कीजिए, और एक बार x माइनस 1 इक्वल टू 0 कीजिए बाहर वाला में, तो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 1, यानी कि x का मान जो आया आपका बन के ये आ गया 1 और 8, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य का हमारा क्या आ गया, डी नंबर। उसी तरह यहाँ जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहे अल्फ़ा बीटा, है ना, अल्फ़ा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्य के हैं, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सुनिए थोड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं 6 नंबर में, x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, तो इसमें आपको निकालना ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आप ए का मान क्या है, ए का मान x के आगे जो रहता है उसको ये बोलते हैं, b का मान क्या है 2, और c का मान क्या है 1। इसमें 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, दो शून्य होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस अगर बीटा निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ये। तो b का मान कितना होता है 2, b का मान ये ना 2, तो -2 और a का मान 1 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल के आ गया -2। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा, तो इसका फॉर्मूला आता है c बटे ये, c का मान कितना 1
और ए का भी मान 1, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया इतना। तो आपसे पूछ रहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो इसको अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। इसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 आने की इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो -2 आया। चलिए हम लोग देखते हैं -2, बी नंबर हमारा सही आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी बढ़ना है। ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर, इसमें कह रहा है ग्राफ को देखते ही बताइए कि शून्य कितना होगा। तो 1 2 3 4 शून्य होगा, आंसर 4 मारना है। अब यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसे समझने के लिए हम कुछ बात आपको यहाँ बताना चाहते हैं। देखिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण एक चैप्टर आपके क्लास में है। इसमें 2 चर कहने का मतलब इसका जो सामान्य रूप होता है, व्यापक रूप होता है, वही x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होता है। 2 चर, इसमें 2 चर है x और y, और दोनों का घात 1 1 है, इसीलिए इसको रेखिक समीकरण भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, 2 समीकरण ले लेते हैं, दोनों ही रेखिक 2 चर वाले रेखिक समीकरण है। ठीक है, इस तरह का इसमें a1/a2 यहाँ कर दिए, फिर b1/b2 बटे c1। अगर इस तरह का बराबर नहीं हुआ, देखिए 3 को लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, 2 से ही पता चल जाएगा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इस तरह के समीकरण को हम संगत समीकरण युग्म कहते हैं। इसी का और एक नाम है अविरोधी समीकरण युग्म। अगर इसका हल की बात करें बोलिएगा अद्वितीय हल। ठीक है, क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। ग्राफ की बात बोलिएगा तो बोलेगा ग्राफ कैसा है, तो ग्राफ, दोनों ग्राफ, इस समीकरण और ये समीकरण का ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, इन चारों पॉइंट को ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा नंबर क्या है, अगर 2 को बराबर रहे और तीसरा अगर बराबर नहीं रहे तो इस तरह का समीकरण को असंगत समीकरण युग्म बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है विरोधी समीकरण युग्म। इसका हल की बात करें तो कोई हल नहीं, ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक दूसरे के समांतर बनेगा। अगर इसमें से तीनों बराबर हो जाए तो इस समीकरण का नाम होता है संगत समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म, अनेक हल हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ग्राफ संपाती मतलब दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही लाइन पे होगा तो उसको संपाती ग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये किस तरह का है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब ये तीनों आपका इक्वल है। तीनों इक्वल रहे तो क्या कहेंगे, अद्वितीय हल नहीं, अनेक हल होगा, तो ये होगा आपका अनेक हल। ठीक है, इसी तरह का समीकरण यहाँ आपका है कि 3x प्लस 2 के y इजकल टू 2, और यहाँ 2x प्लस 5y प्लस 1 है ना, समांतर है, तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए समांतर होने के लिए क्या कंडीशन है, अभी तुरंत पढ़ा है। समांतर होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजकल टू क्या होगा, c1/c2, ये ना होगा। तो हम लोगों को यहाँ दिया a1 कितना 3 दिया है, तो यहाँ 3 रख देंगे। b1 कितना दिया, a2 कितना दिया 2, तो यहाँ रख देंगे 2। फिर बराबर b1 कितना है, तो 2 के रख दिए। b2 कितना 5, तो यहाँ 5 रख दिए। क्रॉस गुना कर देंगे, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो कितना 5 या 15 हो जाएगा, और ये यहाँ आके गुना होगा 4k हो जाएगा। 4 को इधर कर देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी k का मान निकल के आ गया आपका 15/4। तो देख लीजिए 15/4 हमारा सी नंबर आंसर हो गया। k के किस मान के लिए 8x 5y इजकल टू 9 है ना। और फिर यहाँ सेम क्वेश्चन है इसी तरह का, और कह रहा है कि असंगत है। हम बताए थे असंगत समीकरण युग्म जो है कहाँ होता है, किसको बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म, आपको बताते हैं। असंगत समीकरण युग्म आप देखिए कहाँ होगा, तो ये 2 नंबर में होता है असंगत समीकरण युग्म। यानी कि जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर में है सेम वही क्वेश्चन आपका 9 नंबर और 10 नंबर उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ कह रहा है समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इजकल टू 4, 3x माइनस 2y इजकल टू 10 है ना, का हल क्या होगा। इसमें हल बताना है। तो हल बताने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना इस समीकरण मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और दोनों समीकरण को हल कर लीजिए बराबर करके। या नहीं तो और शॉर्ट बनाना है तो आप क्या कीजिए, x का मान दे रखा है और y का भी मान आपको दे रखा है, तो इस x का मान आप एक बार इसमें पुट कर दीजिए और y का मान इसमें पुट कर दीजिए। इसको हल करने के बाद देखिए 4 आ रहा है, तो यहाँ हम लोग 1 रखते हैं तो 5 होता है, यहाँ -1 रखते हैं -3, तो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसी तरह से एक बार यहाँ इसको रख के देखेंगे 2, और एक बार यहाँ देखिए 2 रखेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, -10 में
6 घटेगा तो कितना हो गया 4। तो ये आपका हो सकता है, लेकिन इसमें भी होना चाहिए, यहाँ रखने के बाद 10 होना चाहिए। तो यहाँ 2 रखेंगे 3 दूना 6 और यहाँ 2 रखेंगे 2 दूना 4, माइनस और माइनस हो गया प्लस 10 हो गया, यानी कि ये वाला हो गया हमारा आंसर। चलिए बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यानी तो आप समीकरण से इसको बना सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए। 12 नंबर में कह रहा है x का मान a और y का मान b, समीकरण 1 और समीकरण 2, दो समीकरण मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा। देखिए ये कहना चाह रहा है कि x का मान a है, यानी कि यहाँ x के जगह a बिठा देंगे और y के जगह अगर b बिठा देंगे तो यही ना समीकरण आपका बन गया। यहाँ अगर x के जगह a और y के जगह b बना देंगे तो इसकल टू 4 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इसमें भी आप वही काम कीजिए, ऑप्शन को यहाँ रखिए, इसको ये समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए। उसी तरह इसमें भी वही समझना है और इसको पुट यहाँ कर देंगे, वैल्यू हमको 2 मिलना चाहिए और वही वैल्यू फिर यहाँ भी पुट करेंगे तो वैल्यू 4 मिलना चाहिए। और जो ऑप्शन आपका काम आ रहा है तो वही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। या नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं समीकरण 1 को और दूसरे नंबर में समीकरण b को, है ना, 2 को। अब ये दोनों कटा 2, ये इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6, इसको कटा देंगे 3, यानी कि ये का मान हो गया कितना 3, इस तरह का। अब ये का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे, जैसे 1 में रखते हैं यहाँ 3, इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, सॉरी ये का मान यहीं कहीं भी रख, समीकरण 1 2 कहीं भी रखिए, 3 यहाँ अगर हम रखते हैं तो इसको इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, यानी कि बी का मान क्या आ जाएगा 1, यानी कि ए का मान 3, सी नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह का रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 और 7x - 4 इतना क्रमशः हल है। फिर इसमें भी सेम काम करना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण आपको थोड़ा सा हल करके पता करना पड़ेगा। जैसे इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग गुना करेंगे तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कौन द्विघात है। तो इसके देखिए x गुना करेंगे x² कट जाएगा, ये तो द्विघात नहीं होगा, कन्फर्म है। यहाँ x³ आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर में लगाएंगे x³ आएगा तो द्विघात बहुपद ये भी नहीं होगा, तो द्विघात बहुपद आपका ये भी नहीं होगा, तो बी नंबर आपका ऑप्शन होगा। आप इसको हल कर लीजिए, इसको हल करके हम दिखा देंगे। x - 2 का होल स्क्वायर = 2x - 3 है, ये -b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² - 4x + 4 = 2x - 3, ठीक है। तो इन सबको इधर ले आएंगे तो x², ये इधर आ जाएगा तो 6x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो +7 = 0, तो द्विघात बहुपद ये हुआ। उसी तरह से द्विघात समीकरण का समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त, देखिए द्विघात समीकरण के समान या पुनरावृत्ति मूल होने के लिए शर्त, देखिए समान मूल होने के लिए शर्त क्या होता है, d = 0। द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 का विविक्तर, भी देखिए विविक्तर मतलब d निकालना आपको, तो d बराबर होता है -b² - 4ac। b का मान कितना है, तो b का मान -5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, 4, a का मान कितना 1, a का मान यहाँ x के आगे में जो है, फिर c कितना है 4, इसको हल कर देंगे, 5 हो गया 25 और 4 4 ये 16, इसको घटा देंगे जो आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आया निकल के, सी नंबर। 17 नंबर में कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर। सेम क्वेश्चन है, इसमें a का मान कितना दे रखा है 3, b का मान दे रखा है -2 और c का मान दे रखा है 1/3, ठीक है। और इसमें d निकालना है, तो d बराबर क्या है, द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या है, d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ पुट करना, b का मान कितना -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, a का मान कितना 3 और c का मान 1/3, ये कटा, तो d का मान आ गया निकल के 0, 1 नंबर। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के मूल हैं, तो देखिए मूल निकालना मतलब x का मान निकालना है, तो आप इसको द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो इसको आप गुणनखंड कर लीजिए। आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसको गुणनखंड कर लीजिए, देखिए ऐसे, जैसे यहाँ क्या है 3x² - 2x + 1/3 = 0, एलसीएम अगर लेंगे तो 3, ये 9x²,
3 दूना 6x और प्लस 1 इजकल टू क्या 0, 0 उधर जाके गुना होगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इजकल टू 0। अब इसका फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाता है। 9x² माइनस 3x प्लस 1 इजकल टू 0। यहाँ से 3x अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा कितना 3x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन निकालते हैं 3x माइनस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, तो x का वैल्यू जो निकल के आएगा एक 0 को उस पार कर देंगे तो 1 और 3 1/3 यानी कि दोनों ही आएगा 1/3 यानी कि बी नंबर होगा हमारा सही आंसर। द्विघात समीकरण इतना के मूल्य, सिर्फ उसी तरह आप गुणनखंड विधि द्वारा इसको भी निकालिए। ठीक है, 21 नंबर में कह रहा है क्या, ये आपको AP दे रखा है तो इसमें प्रथम पद और सार्वंतर D निकालना। तो प्रथम पद आपका हो गया 3 और सार्वंतर है ना A2 माइनस A1, इनको घटा दीजिए तो 1 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 यानी कि बी नंबर आंसर। कौन सा पद शून्य है, इसमें देखिए आपको AP यहाँ दे रखा है 22 नंबर, सुनिए ध्यान से। AP आपको कितना दे रखा है, AP दे रखा है कितना 21, AP आपको दे रखा है 21, 18 और कितना 15। प्रथम पद कितना हो गया तो 21, ठीक है। और सार्वंतर की बात करें तो 18 में से 21 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। nवां पद ये n इजकल टू क्या होगा, शून्य। ठीक है, तो ये n शून्य करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्या होगा 0। a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1 और d का मान -3 इजकल टू क्या होगा 0, है ना। 21 को उधर कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू -3 और इधर होगा 21, माइनस माइनस कटा 3 सती 21, 1 को उधर कर देंगे n इजकल टू कितना हो जाएगा निकल के 8, यानी कि 8वां पद क्या होगा आपका शून्य हो जाएगा 8वां पद। उसी तरह से इसमें AP दे रखा है 7 13 है ना 19, इस तरह अंतिम पद दे रखा है। प्रथम पद इसका कितना है 7, तो प्रथम पद यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपको है 7 और D सार्वंतर मतलब 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 6, है ना। अंतिम पद आपको दे रखा है 205, तो इसका फार्मूला ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 205। a का मान यहाँ हम लोग पुट कर देंगे कितना होगा 7, n माइनस 1 और d का मान यहाँ रख देंगे 6, 205। अब 7 को उस पर कर देंगे n माइनस 1 इंटू 6, है ना। देखिए 205 और -7 कर देंगे, इसको घटा देंगे, जो भी आएगा फिर 6 से काट देंगे, उधर ले आएंगे तो n का मान आपका जो होगा सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, उसी तरह से 24 नंबर में कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालिए, है ना। तो इसमें 6 से विभाजित होने वाले 40 धन पूर्णांक का योग, सुनिए इधर ध्यान से योग मतलब सम वाला आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, गौर कीजिए। ये जो क्वेश्चन है 24 नंबर, यहाँ देखिए 24 नंबर 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक, तो आप क्या कीजिए AP तैयार कीजिए। तो देखिए 6 से विभाजित होगा 6, है ना, 12 18 इस तरह बढ़ते जाएगा। 40 धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक मतलब अंतिम में क्या होगा 6 गुना 40, ठीक है। तो अंतिम पद आ जाएगा 6 चौका 24 यानी 240, ठीक है, ये नहीं निकल के आएगा। प्रथम पद कितना आ गया 6, और सार्वंतर की बात करें तो अंतिम ये पीछे वाला से आगे वाला हम घटा देंगे तो कितना आ गया 6। अंतिम पद ये n बराबर कितना आ गया 240। अब यहाँ से n आपका निकल के आ जाएगा। अच्छा n निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 40 कह रहा है कि प्रथम 40, है ना, प्रथम 40 धन पूर्णांक यानी 40 ही आएगा आपका अंतिम पद। n भी आपका निकल गया है कितना 40, बात समझ में आ रहा है। तो n का मान निकल के आया कितना 40। तो अब यहाँ जो हम लोगों को कह रहा है इसमें क्वेश्चन में 40 धन पूर्णांक का योग, योग करने का मतलब होता है SN निकालना आपको। तो n/2 ये प्लस ये n, ठीक है। अब n का मान आपको दिया गया है 40 और ये 2, a का मान कितना है 6 और अंतिम पद कितना है 240। अब इसको आप हल कीजिए, हल करने के बाद जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। 25 नंबर में कह रहा है कि सभी
त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? आपका समरूप होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपका यहाँ दे रखा है 26 नंबर में, इस तरह का त्रिभुज दे रखा है, उसका वैल्यू यहाँ दे रखा है कि बी डी कितना है? 7.2। तो कहाँ है बी डी है 7.2। उसके बाद ए ई कितना है? 1.8। कहाँ है ए ई है 1.8 सेंटीमीटर, है ना। ई सी कितना है? ई सी 5.4, ई सी है 5.4, ठीक है। तो थेल्स पर में लगा देना, ये निकलना है। इसका फॉर्मूला तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो ये ए डी आपको पता नहीं, ए डी निकालना है। ये है 7.2, ए ई कितना है 1.8 और ई सी कितना है 5.4। इसको उस पार कर देंगे तो ए डी बराबर हो जाएगा 1.8 बाई 5.4 इंटू 7.2, ठीक है। अब इसको कटा देना है, ये कटेगा 18 तिया कितना होता है 54, और 3 से इसको कटा देंगे हम लोग, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, यानी कि ये निकल के आएगा 2.4 देख लीजिए कहीं है 2.4। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। अब अगला जो क्वेश्चन है, यदि ए के त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सुनिए, एक त्रिभुज ऐसा है, फिर एक अन्य त्रिभुज है, कह रहा है इसका कोई भी दो कोण और इसका दो कोण, है ना, बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज? तो ये ऐसे समरूप होगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो ये सर्वांग समता की कसौटी है, ये भी आपका है, ये भी है, यानी कि ये आपका सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, यानी कि आंसर होगा हमारा बी नंबर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज निश्चित रूप से होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु, समद्विबाहु, सर्वांगसम त्रिभुज होगा या विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे, क्योंकि आप लोग प्रमेय पढ़े होंगे 6.6, ठीक है। वो त्रिभुज में क्या कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम दिया रहता है, उसमें क्षेत्रफल का अनुपात निकालना बोलता है, ठीक है। तो ये सर्वांगसम होगा। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ रफ कर लेते हैं। एक त्रिभुज ऐसे, इसमें नाम देते हैं ए बी और सी। सी कह रहा है कि समकोण है, और कौन सा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु, जिसकी दो भुजा बराबर है। मान लेते हैं ये दोनों भुजा बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो ये कर्ण हो गया ये बी, तो ये बी बराबर क्या होगा? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इन ये और ये दोनों बराबर है, तो क्या ये देखिए ये बी बराबर बी सी दिया है, तो बी सी की जगह ए सी रख देंगे, यहाँ स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ए सी जुड़ जाएगा, कितना होगा? ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ये डी नंबर, सी नंबर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज दिया ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर, बी सी इतना, तो कौन बी क्या होगा? तो बी समकोण होगा। अब बोलेंगे कैसे जान गए? तो यहाँ आप समझिए एक बात, एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। यानी अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे तो प्रमेय क्या कहता है? किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 7 का वर्ग करेंगे और जो 20 का अगर वर्ग करेंगे तो ये 25 का वर्ग के बराबर होता है। आप हल करके देख लीजिए, अगर ऐसा हुआ तो बड़ी भुजा जो होगा, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। देखिए किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है ना, तो किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? एक बिंदु पर। अब यहाँ आगे क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या निकालें। इस तरह का क्वेश्चन सेट 1 में आपको हम बता चुके हैं। कह रहा है क्या कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त है, अब यहाँ देखिए एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और P देखिए वृत्त का जो एक बिंदु P से, कोई एक बिंदु यहाँ P है, P से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P की दूरी केंद्र से 17 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है इसकी 17 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या निकालना है। तो देखिए हम बताए थे समकोण, ये त्रिभुज वृत्त से स्पर्श रेखा जो खींचेंगे ये 90 डिग्री कोण बनाएगी, ये कर्ण होगा, यानी कि ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर अगर हम करेंगे तो 17 का स्क्वायर है ना, माइनस कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। आप इसको हल कर लेंगे, जो आएगा आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ कह रहा है देखिए TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण जो है POQ 110 डिग्री हो तो PTQ बराबर है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि TP TQ केंद्र Q वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री तो PTQ बराबर है। अब बात समझिए, यहाँ ये क्वेश्चन इस तरह कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त का केंद्र जो है O है, दो स्पर्श रेखा बाहर में एक कोई पॉइंट होगा यहाँ T, ये P है, तो ये क्या है Q है। यहाँ से यहाँ लंब डाल देंगे, यहाँ लंब डाल देंगे, लंब मतलब 90 डिग्री और ये कोण दे रखा है आपका 110 डिग्री। तो आप गौर कीजिए, एक प्रकार का एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ये कोण तो हो गया 90 और ये हो गया आपका 110 डिग्री, ये हो गया कितना 90 डिग्री। और ये वाला कोण जो है इसको हम नीचे करके लिख दें या फिर यहीं लिख दें PTQ, ये ना बराबर कितना होगा 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा कितना 90 90 180 110 अगर हम करें तो 290 जोड़ कोण PTQ बराबर कितना 360 डिग्री। इसको इस पर ले आके घटा देंगे तो PTQ बराबर हो गया 360 में से 290 घटा दें तो 70 डिग्री आ जाएगा, बी नंबर आंसर। ठीक है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। स्पर्श रेखा जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। स्पर्श रेखा 120 डिग्री केंद्र कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए आप 36 नंबर यहाँ देखिए, थीटा का मान दिया है 120 डिग्री, त्रिज्या दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ कह रहा है कि थीटा बटे त्रिज्यखंड का क्षेत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 120 डिग्री, ये 360 हो गया और पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गया 7 × 7 है ना, 7 7 कैंसिल हो गया, इसको काट दिया 12 × 36। अब इसको हल कर दीजिए, 7 × 2 = 14, 7 × 14 = 15, इतना बटे 3। ठीक है, अब इसको देख लीजिए आंसर आपका बी नंबर में है। उसी तरह से कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि इतना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, वृत्त की परिधि आपको दे रखा है, वृत्त की परिधि आपको दे रखा है कितना, तो वृत्त की परिधि दे रखा है 2 पाई आर फार्मूला होता है, इसका परिधि दे रखा है 22 सेंटीमीटर फार्मूला होता है। 22/7 त्रिज्या आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 22 से कट जाएगा तो यहाँ बचा 2/7 आर, इधर बचा ये 1, उस पार इसको ले जाएंगे तो 7/2, त्रिज्या आ गया 7/2। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है क्या, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हो गया 7/2, फिर 7/2 कर देना, 7 7 कैंसिल, इसको अगर हम यहाँ से कटा दें तो 11, तो 77 बटे हो जाएगा 4 दूना 8, 77/8। ठीक है, तो आप इसको 8 से 77 में भाग देंगे तो कोई ना कोई ऐसा आंसर आपको निकल के आएगा। 38 नंबर कह रहा है कि एक अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है। अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है ना वो समकोण होता है, ये प्रमेय है। ठीक, 39 नंबर कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सुनिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिगर को समझिए आप। लघु वृत्तखंड मतलब इसका क्षेत्रफल छोटा, लघु मतलब छोटा होता है, इसका क्षेत्रफल आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है।
इसकी त्रिज्या कितना है तो 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसमें इसको घटा देंगे तो ये ऊपर वाला जितना है ना दीर्घ वृत्तखंड निकल जाएगा, 12 घटा देंगे इसमें, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या दे रखा है 7 × 7, इसमें से 12 घटा देंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, यानी 154 में से 12 घटा देंगे, जो आपका बच के आएगा वो आंसर आएगा, ठीक। तो अब देख लीजिए, इसको घटा के देख लीजिएगा, ठीक, जो आएगा बी नंबर वगैरह। कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र इतना दिया। आप इस बात को भी समझिए, कह रहे एक वृत्त दिया है और मान लेते हैं ये आपका चाप है, और चाप का फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। पाई का मान हो गया 22/7 और त्रिज्या हो गया 21 और थीटा का मान दे रखा है 60 और 60/180 कर दीजिए, ठीक है। 6 × 18 3 बार में, 7 × 21 3 3 कट गया, यानी कि 22 आ जाएगा आपका आंसर। तो शायद आप लोग पूरे ये सेट नंबर 2 मैथ का समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट नंबर 3 से, ठीक है।